सुप्रभात बच्चों, मैं रंजीता। बच्चों, हमने पिछले 2 ऑडियो में अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ 3 हिमालय की बेटियां जो है हमने पढ़ा। तो उस ऑडियो में बच्चों हमने पढ़ा कि कैसे जो ये नदियां हैं हिमालय पर्वत से निकलकर आगे जो है समतल मैदानों तक पहुंचती हैं। यह हिमालय पर्वत से बाल रूप में निकलकर और अपने विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हुए आगे समतल मैदानों तक पहुंचकर समुद्र में जाकर मिलती है। तो यहाँ पे लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कह के संबोधित किया हुआ है। तो उसके आगे हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लेखक ने बताया है कि कालिदास जी एक बहुत ही प्राचीन और महान कवि है। इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की थी। उस महाकाव्य का नाम था मेघदूत। तो इस रचना में यक्ष और यक्षिणी दोनों की यहाँ पे जो है दोनों जो है एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और यक्ष जो है अपनी यक्षिणी से दूर होने के कारण विरह में है। तो वह जो है मेघ को अपना दूत बनाकर यक्षिणी के पास संदेशा भेजता है और जब मेघ यक्ष का दूत बनकर यक्षिणी के पास जाते हैं यक्ष का संदेशा लेकर, तो यक्ष कहते हैं कि हे मेघदूत, जाते हुए रास्ते में वेत्रवती नदी है जिसका नाम अभी जो है बेतवा नदी है और वेत्रवती जो है प्राचीन नाम है और आज उस नदी को बेतवा नदी कहा जाता है। तो तुम उस नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी कि तुम उस नदी को प्रेम का प्रतिदान यानी कि अपना जल देते जाना। वह जो तुम्हारी प्रेयसी है तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी, यानी कि वह नदी जो क्या है तुम्हारी प्रेमिका है और वह तुम्हें पाकर यानी कि तुम्हारा जल पाकर बहुत क्या हो जाएगी, प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर लेखक को अचानक याद आ गई कि उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि शायद उस महाकवि को भी, जो कि इतने प्राचीन महाकवि है, कौन, तो कालिदास, तो उस महाकवि को भी, उतने पुराने महाकवि को भी नदियों का कौन सा रूप पसंद है, तो सचेतन रूप पसंद है। सचेतन, तो देखिए यहाँ पे सचेतन रूपक का मतलब होता है सचेतन यानी कि जिसमें जीव हो, प्राण हो, जिसमें जीवन हो, प्राण हो, तो यानी कि सजीव, और अचेतन मतलब कि जिसमें प्राण नहीं हो यानी कि निर्जीव। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि उस महाकवि कालिदास जी को भी यानी कि पुराने कवियों को भी या रचनाकारों को भी नदियों का जो है कौन सा रूप पसंद था, सजीव रूप, सचेतन रूप यानी कि सजीव रूप पसंद था। क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे बच्चों, हम लोग जो हैं नदी, पहाड़, जंगल, इन सब को हम लोग निर्जीव कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लेखक कहते हैं कि दरअसल जो कोई भी इन नदियों को पहाड़ी घाटियों में और समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग शक्लों में देखेगा, यानी कि इन नदियों का जो रूप है पहाड़ी में, घाटियों में कुछ और ही है और समतल आंगनों में कुछ और ही है, यानी कि यह एक रूप में नहीं है, यह जो है क्या है, अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। तो जो भी इन लोगों को, इन नदियों को अलग अलग रूप में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि इन्हें हम निर्जीव नहीं मान सकते हैं, इन्हें हम क्या मानेंगे, सजीव ही मानेंगे, यानी कि सचेतन रूप ही इनका जो है हमें कहना अधिक अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्हें हम सजीव रूप में देखना ही पसंद करेंगे, क्योंकि यह जो है इनका रूप अलग अलग है और सजीव रूप में ही ये
अच्छी लगेंगी, इसलिए यहाँ पे लेखक ने कहा है कि उस महान कवि कालिदास जी को भी नदियों का कौन सा रूप पसंद था, तो सचेतन यानी कि सजीव रूप ही पसंद था, वे उन्हें निर्जीव नहीं कहना चाहते थे। तो उसके बाद जो है आगे यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि काका कालेलकर जो कि एक रचनाकार है, उन्होंने नदियों को क्या कह के संबोधित किया है, तो लोक माता। नदियों को क्या कहा है, तो लोक माता कहा है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि माता कहने से पहले अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो भी कोई हर्ज नहीं है। हम इन्हें बेटियों के यानी कि माता के अलावा हम बेटियों के रूप में भी नदियों को देख सकते हैं। और इससे थोड़ा अगर आगे चलिए तो हम इन्हें प्रेयसी की भावना भी कर सकते हैं, यानी कि इन्हें प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे लेखक ने जो लोक माता शब्द का उल्लेख किया है, तो बच्चों देखिए लोक माता यानी कि सारे जग की माता किसे कहा गया है, तो नदियों को। तो देखिए बच्चों यह एकदम सही भी है, क्योंकि नदियों को माता कहना एकदम सही है, क्योंकि जल ही जीवन है। यानी कि हम देखते हैं कि धरती पे जितना भी जीवन है वह जल के बिना संभव नहीं है। यानी कि जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है, और इसलिए जहाँ भी जीव है, जीवन है, तो जल के ही कारण है। इसलिए क्या हुआ कि वे उस तरह से जल हमारा क्या हुआ, माता। यानी कि सारे लोगों को पालने वाली, पालनहार जो होता है वो हमारी क्या हो गई। ये जो जल हमें नदियों से ही मिलता है, और यहाँ पे हम नदियों को माता कह सकते हैं। तो लेखक ने कहा है कि माता बनने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं, और थोड़ा आगे जाएं तो हम इन्हें प्रेयसी के भी भावना से भी देख सकते हैं। और ममता का एक और भी धागा है, वह क्या है, तो बहन का। ममता का एक और भी धागा है और वह स्थान है बहन का स्थान। तो कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है कि बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाओं में नदियों को बहन का स्थान भी दिया है, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। कौन सा स्थान, तो बहन का स्थान जो है, हम नदियों के स्थान यानी कि नदियों को हम बहन भी कह सकते हैं। और बहुत सारे कवियों ने जो है इन नदियों को बहन का दर्जा भी दिया है। तो एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिंग यानी कि तिब्बत, ये जो लिंग जगह कहाँ है, तिब्बत। तो एक दिन लेखक की क्या भावना हुई, देखिए कि भावना हुई थी कि थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो देखिए इन सारे कवियों ने अलग अलग रूपों में नदियों को देखा है, माता के रूप में, बेटियों के रूप में, प्रेयसी के रूप में और बहन के रूप में। तो एक दिन लेखक का मन भी हुआ और वे जो है तिब्बत गए थे। तो तिब्बत में वहाँ पर थोलिंग नाम के जगह पे लेखक जो है गए थे, यह तिब्बत में आता है। और वहीं पे एक दिन क्या हुआ कि एक दिन लेखक का मन जो है उचट गया, यानी कि उनका मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत उनका थोड़ा ढीला, यानी कि तबीयत उनका ठीक ठाक नहीं था, इसलिए उनका मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी तिब्बत में है, वहाँ पे सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। और वहाँ पे बैठने के बाद दोपहर का समय था और उन्होंने क्या किया कि उस सतलज नदी के पानी में, जल में अपना पैर लटका के बैठ गए। कोई भी देखिए नदी के किनारे जाता है तो उस जल को देखने के बाद उस जल को छूने का मन तो करता ही है। तो लेखक जो हैं
तिब्बत में थोलिंग नाम के जगह पे थे और वहाँ जब उनका मन उचट गया, तबीयत थोड़ा ख़राब था, हल्का हल्का मन ठीक नहीं था, तो वे सतलज के किनारे गए और दोपहर का समय था और उन्होंने क्या किया कि अपने पैर जो है पानी में लटका दिए। और थोड़ा ही देर में क्या हुआ कि उस प्रगतिशील जल ने, प्रगतिशील यानी कि बहते हुए, जो जल मतलब बहता रहता है, जिस नदी का पानी मतलब बह रहा है, रुका हुआ नहीं है, उसे प्रगतिशील जल मतलब कहा गया है। यानी कि बहते हुए पानी में, बहते हुए जल ने क्या हुआ कि ऐसा असर डाला कि तन और मन ताज़ा हो गया। कि उस जल में जब लेखक ने पानी अपने पैर को डालकर बैठे, उस जल पानी में लेखक अपने पैर डालकर बैठे, तो उस बहते हुए पानी ने ऐसा असर किया कि लेखक का मन कैसा हो गया, ताज़ा हो गया। यानी कि लेखक का मन अभी तक उचटा हुआ था, यानी कि उनका मन लग नहीं रहा था, तबीयत हल्का सा ढीला ढाला था और उनका मन उचट गया था, लेकिन पानी में पैर डाल के बैठने के कारण उस जल का ऐसा असर हुआ कि उनका मन ताज़ा हो गया और वे जो है गुनगुनाने लगे। वे जो है एक कविता गुनगुनाने लगे जो सहज ही उनके मन में आया था अपने आप ही। तो देखिए वो इस तरह से है यहाँ पे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो देखिए यहाँ पर जो है लेखक के मन में सहसा ही कुछ उस बहते हुए जल के बारे में ख्याल आया, कुछ लाइनें उनके मन में आई और उन्होंने वहाँ पे सतलज नदी को बहन कहकर संबोधित किया है। और उनके बारे में ये कहते हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी कि यहाँ पे लेखक ने इस सतलज नदी को बहन कहकर पुकारा है कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, और तुम्हारी जो लीला है बहुत ही अचरज है, यानी कि तुम्हारी आपकी लीला बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसा लेखक को क्यों लगा? क्योंकि लेखक का मन जो अभी तक एकदम उचटा हुआ था, उनका तबीयत ठीक नहीं था और उनके जल में पैर डाल के बैठने से उनका मन तरोताज़ा हो गया और उनका मन तबीयत भी अच्छा लगने लगा, उनका मन भी जो उचटा हुआ था वह ताज़ा हो गया। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि तुम्हारी यह जो लीला है बहुत आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, यानी कि मन जो कैसा था, हुआ मुदित मन, यानी कि मन जो है प्रसन्न हो गया, मन से क्लेश जो है हट गया, यानी कि मन से खुमारी यानी कि मन से क्लेश हट गया है और मन कैसा हो गया है, आनंदित हो गया है। मैं तुम पर जाऊँ बलिहारी, या मैं यानी कि मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, तुम्हारे जल में पैर डालने से मेरा मन क्या हो गया है, प्रसन्न हो गया है और मेरे मन से क्लेश जो है क्या हो गया है, खुमारी हट गया है, यानी कि क्लेश हट गया है। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तो आप जो क्या है, तुम जो क्या हो, बेटी हो, और आप तुम्हारे बाप कौन है, तो हिमालय है, यानी कि हिमालय आपके पिता हैं और आप उनकी बेटी हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय कि यानी कि हिमालय जो आपके पिता है और वे चिंतित है लेकिन चुपचाप है। क्यों चिंतित है? तो कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित रहते हैं, ठीक उसी तरह से हिमालय भी आपके लिए चिंतित है लेकिन चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। और यह जो प्रकृति नटी के चित्रित, यानी कि यह प्रकृति क्या है, एक नटी है। यह प्रकृति जो हमारी है यह क्या है, एक नटी है, और इसी प्रकृति में जो क्या है यहाँ पे चित्रित, यानी कि यहाँ पे हिमालय का भी क्या है, इसी का एक हिस्सा भी, इसी प्रकृति का एक हिस्सा हिमालय भी है। और इस हिमालय का जो क्या है, अनुपम अद्भुत छाप, यानी कि अनुपम यानी कि जिसकी कोई उपमा नहीं हो, अनुपम यानी कि जिसकी कोई उपमा नहीं हो, और अद्भुत यानी कि बहुत ही निराला, जो क्या है बहुत ही निराला आश्चर्यजनक छाप जो है क्या है, हिमालय। यानी कि इस प्रकृति के चित्रित पट पर हिमालय का छाप कैसा है, बहुत ही
अनुपम और अद्भुत है, यानी कि जिसकी कोई उपमा नहीं है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो लेखक ने जो है यहाँ पे नदी को अपनी बहन का दर्जा देकर, बहन कहकर संबोधित करके सतलज नदी के बारे में यह रचना की है। तो इस तरह से यह जो हमारा पाठ है बच्चों समाप्त हो गया, और आप इसको अच्छे से सुने ध्यान से और अच्छे से पढ़ें। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।